आईनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम को लेकर आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में, जहां पर इसका पूरी तरीके से अब कायाकल्प होने वाला है। भारत का SU-30 MKI अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं रहने वाला है, बल्कि यह बनने जा रहा है एक सुपर फाइटर। लेकिन इस अपग्रेड के पीछे एक बड़ी चुनौती मिसाइल या इंजन नहीं है, बल्कि एयरक्राफ्ट का एक छोटा सा हिस्सा है, और वो है उसका नोज कोन, जिसको हम रेडोम कहते हैं। जी हाँ, DRDO, LRDE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी सुखोई 30 MKI के रेडोम को लेकर एक ऐसी टेस्टिंग कर रहे हैं जो तय करेगी कि भारत का सबसे पावरफुल इंडिजिनस एसा रेडार, जिसको हम विरूपाक्ष के नाम से जानते हैं, उसका इंटीग्रेशन सफल होगा या नहीं। आज के इस वीडियो में हम पहले समझेंगे विरूपाक्ष एसा रेडार क्या है, रेडोम इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मार्क 2 स्पीड पर क्या चैलेंजेस आएंगे, और क्यों ये अपग्रेड सिंपल रेडार रिप्लेसमेंट नहीं है, और कैसे सुपर सुखोई भारतीय वायुसेना की ताकत को पूरी तरीके से बदलने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहले समझते हैं सुपर सुखोई प्रोग्राम को। इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 260 के आसपास सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है और 12 अतिरिक्त विमानों का ऑर्डर है। ये भारत के एयर डोमिनेंस बैकबोन माने जाते हैं, लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। अब मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ एयरक्राफ्ट का एजाइल या हाईली मनूवर होना बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, बल्कि एसा रडार हो गए, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो गए, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन रेंज हो गई, इसके अलावा स्टेल्थ टारगेट ट्रैकिंग हो गई, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हो गई। ये सब एक नए क्राइटेरिया को सेट कर रहे हैं, और इसी वजह से शुरू हुआ है सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत सुखोई 30 MKI को मिलेगा एक नया विरूपाक्ष एसा रेडार, मॉडर्न मिशन कंप्यूटर्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, इंडिजिनस वेपन इंटीग्रेशन और बेहतर कॉकपिट सिस्टम के साथ साथ इम्प्रूव्ड सर्वाइबिलिटी। ये हमें सब सुपर सुखोई प्रोग्राम के अंतर्गत देखने को मिलेगी, जो निसंदेह इस विमान की पूरी कैरेक्टरिस्टिक को रेवोल्यूशनराइज करने में सक्षम है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव होगा इसके रेडार सिस्टम में। अब बात करते हैं पुराने और नए रेडार की। अभी तक SU-30 MKI में इस्तेमाल होता है रशियन N011M बार्स पेसा रेडार। ये रेडार अपने समय में काफी एडवांस था, लेकिन अब इसकी लिमिटेशन सामने आने लगी है, और इसी वजह से आने वाला है विरूपाक्ष एसा रेडार। और एसा रेडार ट्रेडिशनल रेडार से पूरी तरीके से अलग होते हैं। एसा रेडार की खासियतों की बात की जाए तो यहाँ पर फास्टर बीम स्टीयरिंग देखने को मिलती है, साइमल्टेनियसली ये मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं, बेटर रेजिस्टेंस होता है जैमिंग के अगेंस्ट, इसके अलावा इंटरसेप्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफ़ी लो होती है, और ये लॉन्गर डिटेक्शन रेंज को ऑफर करते हैं, और इनका प्रिसीजन पुराने रेडार्स की तुलना में ज़्यादा अच्छा होता है। विरूपाक्ष गैलियम नाइट्राइड यानी GaN टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और गैलियम नाइट्राइड मॉड्यूल ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। मतलब यहाँ पर हमें ज़्यादा पावर देखने को मिलेगी, कम हीट लॉस होगा, इसके अलावा जो लॉन्गर रेंज है वो देखने को मिलेगी, और बेटर रिलायबिलिटी देखने को मिलने वाली है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक समस्या आप कह सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर रेडोम जो है वो परफेक्ट है, तो फिर हमें समस्या क्या है। तो आइए पहले समझते हैं कि रेडोम का पूरा मामला क्या है और ये रेडोम होता क्या है। देखिए, एयरक्राफ्ट के नोज पर जो कोन शेप का स्ट्रक्चर दिखता है, उसी के अंदर रेडार लगा होता है। उस आउटर प्रोटेक्टिव कवर को कहते हैं रेडोम। ये सिर्फ एक कवर नहीं होता है, बल्कि इसके कुछ काम होते हैं। इसका काम होता है रेडार को प्रोटेक्ट करना, एयर फ्लो मेंटेन करना, और हीट को हैंडल करना, और रेडार सिग्नल को बिना डिस्टॉर्शन के गुजरने देना। और यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि रेडोम को साइमल्टेनियसली मजबूत होना पड़ता है, लाइट वेट होना पड़ता है, हीट रेजिस्टेंट भी होना पड़ता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ट्रांसपेरेंट भी होना पड़ता है। यानी इंजीनियरिंग का ये एक नाइटमेयर कह सकते हैं आप, कि इतना प्रिसीजन, इतनी ज़्यादा एक्सपर्टी यहाँ पर लगती है कि काफ़ी देश इसको विकसित करने में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज महसूस करते हैं या चैलेंजेस का सामना करते हैं। अब सवाल ये आता है कि पुराने बार्स रेडार वाला रेडोम यहाँ पर इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। इसके पीछे के कई कारण हैं। पहला कारण है विरूपाक्ष एसा का एंटीना अपर्चर ज़्यादा बड़ा है। बताया जा रहा है कि इसका आकार तकरीबन 950 mm है। दूसरा, एसा रडार की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है। पेसा रडार में सिग्नल बिहेवियर अलग होता है, लेकिन जो एसा रडार है इसमें हजारों ट्रांसमिट रिसीवर मॉड्यूल्स एक साथ काम करते हैं, और अगर रेडोम मटेरियल परफेक्ट नहीं हुआ तो फिर सिग्नल एटेन्यूएशन होता है, बीम डिस्टॉर्शन होगा, और ट्रैकिंग एक्यूरेसी कम होगी, और पूरा रेडार परफॉर्मेंस इससे प्रभावित हो जाएगा। और यही नहीं,
एक इसका और डेंजरस हिस्सा है जिसके बारे में अब आप जान के चौंक जाएंगे। सुखोई 30 MKI मार्क 2 प्लस स्पीड तक जा सकता है। इतनी स्पीड पर एयरक्राफ्ट के नोज सेक्शन पर एक्सट्रीम एरोडायनेमिक प्रेशर पड़ता है। अब डायनेमिक प्रेशर जो है एक्सपोनेंशियली अगर देखा जाए तो बढ़ता रहता है और साथ ही में होती है एरोडायनेमिक हीटिंग, मतलब रेडोम बहुत गर्म हो जाता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेस बढ़ जाता है और मटेरियल एक्सपैंड और फ्लेक्स करने लगते हैं। अगर मटेरियल वीक हुआ तो माइक्रो क्रैक्स आ सकते हैं, डिफॉर्मेशन हो सकता है और रेडार बीम डिस्टर्ब भी हो सकती है। और ऐसा रेडार में मिलीमीटर लेवल प्रिसीजन जरूरी होती है। छोटी सी डिस्टॉर्शन भी कॉम्बैट परफॉर्मेंस को घटा सकती है और ये चीज इंडियन एयरफोर्स कभी भी नहीं चाहेगी। इनफैक्ट किसी भी एयरक्राफ्ट ऑपरेटर के लिए ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं होता है। सुखोई 30 MKI की सबसे बड़ी ताकत ही है उसकी सुपीरियर मनूवरबिलिटी। ये एयरक्राफ्ट हाई एंगल ऑफ अटैक पे मनूवर कर सकता है। थ्रस्ट वेक्टरिंग इसकी खास पहचान है, लेकिन ऐसे मनूवर्स के दौरान एयर फ्लो सिमेट्रिक नहीं रहता। एयर फ्लो अनइवन हो जाता है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाता है और टर्बुलेंस पैदा होता है और इसका सीधा असर जो है वो रेडोम पर पड़ता है। अगर रेडोम फ्लेक्स हुआ तो रेडार अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो सकती है। हाई एनर्जी डॉग फाइट के दौरान रेडार ट्रैकिंग एक्यूरेसी भी गिर सकती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर ये सब हुआ तो ये कितना खतरनाक हो सकता है। और आप सोचिए, अगर एयरक्राफ्ट जो है यॉट कंडीशन में उड़ रहा हो तो सीधा जो साइड एयर फ्लो है वो रेडोम पर जो टॉर्शनल फोर्स है वो डालता है। इससे वाइब्रेशन मोड्स पैदा होते हैं, स्ट्रक्चरल फटीग बढ़ती है और माउंटिंग स्ट्रक्चर पर स्ट्रेस आता है। रेडार सिस्टम वाइब्रेशन के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। हल्की वाइब्रेशन भी बीम स्टेबिलिटी खराब कर सकती है, टारगेट लॉक प्रभावित कर सकती है और रेजोल्यूशन कम कर सकती है। इसीलिए इंजीनियर्स एयर फ्लो और स्ट्रक्चरल रेजोनेंस दोनों की टेस्टिंग कर रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुराना बार्स रेडार लगभग 650 किलोग्राम के आसपास माना जाता है, लेकिन नया जो विरूपाक्ष रेडार है वो तकरीबन 300 किलोग्राम तक कम हो सकता है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, लेकिन एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग में ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि नोज सेक्शन हल्का होने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाएगी, एयरक्राफ्ट बैलेंस बदल सकता है, मनोवर कैरेक्टरिस्टिक बदल सकती है। इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट के एंटायर वेट डिस्ट्रीब्यूशन को रिकैलिब्रेट कर रहा है। और अब बात करते हैं मटेरियल की। रेडोम बनाने के लिए सामान्य मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया जाता। मटेरियल रेडार सिग्नल ब्लॉक कर देंगे, मेटल रेडार सिग्नल ब्लॉक कर देंगे, इसलिए इसमें स्पेशल कंपोजिट मटेरियल्स का यूज होता है। ये मैकेनिकली स्ट्रांग होने चाहिए, मैग्नेटिकली ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, हीट रेजिस्टेंट होने चाहिए और लाइट वेट होने चाहिए। और इंजीनियर्स इस समय डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। लेयर थिकनेस केयरफुली डिजाइन की जा रही है ताकि सिग्नल स्कैटरिंग कम हो, अटेन्यूएशन कम हो और रडार एफिशिएंसी बनी रहे। इसके अलावा डुअल बैंड ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, कूलिंग सिस्टम चैलेंजेस हो गए और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनका सामना इस समय संस्थाओं की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन वो इसको लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत जल्दी इन चीज़ों से हम निजात पा लेंगे और हमारे पास इसका समाधान होगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सुपर सुखोई सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, रेडार रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि एक कंप्लीट एयरफ्रेम सेंसर रीडिजाइन प्रोग्राम है। और इस पूरे प्रोग्राम की सफलता डिपेंड करती है उस छोटे से नोज कोन यानी रेडोम पर, जो साइमल्टेनियसली हीट झेलेगा, वाइब्रेशन झेलेगा, मैक टू एयर फ्लो झेलेगा और फिर भी रेडार सिग्नल को परफेक्टली ट्रांसमिट करेगा। तो ये हमारे लिए एक बड़ा माइलस्टोन होगा जितनी जल्दी हम इसको पूरा कर लेते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।